ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संजीवनी एकेडमी। और पिछले 2 पार्ट्स में हमने प्रायोरिटी 3 तक की चीज़ों को कवर कर लिया था यूनियन बजट की समरी में। आज से हम पार्ट 4 की शुरुआत कर रहे हैं, सॉरी प्रायोरिटी 4 की शुरुआत कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज में। हम कोशिश करेंगे कि 2-3 प्रायोरिटीज़ हम आज भी लें, क्योंकि इसको मैंने पार्ट वाइज इसलिए रखा था कि कोई भी वीडियोस 10 मिनट के ऊपर की ना बने, सो दैट टीडियस ना हो एक बार में एट ए स्ट्रेच देखना। ओके, बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। एंड अ स्मॉल काइंडली रिक्वेस्ट, प्लेलिस्ट कृपया चेक करते रहिएगा, रैंडमनेस ना हो चैनल में ढूंढने की आपको। तो हैसलनेस से बचने के लिए आप प्लेलिस्ट चेक करते रहें, वहाँ सारी चीज़ें हैं। लास्ट में वीडियो के कुछ और डिटेल्स भी मैं बता दूंगा। ओके, प्रायोरिटी 4 मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज की बात करें, इसमें बात करी गई है सपोर्ट की, ताकि प्रमोशन हो सके स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस का। अगेन इसमें क्रेडिट गारंटी स्कीम लाई गई है एमएसएमई सेक्टर के लिए मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत, जिसमें फैसिलिटेटिंग टर्म लोन्स के बारे में बात करा गया है, उनको लाने का प्रावधान रखा गया, ताकि जो मशीनरी है, हेवी इक्विपमेंट है, जिसमें कोलैटरल देना पड़ता है, चीज़ें गिरवी रखनी पड़ती थी, थर्ड पार्टी वेंडर गारंटी वगैरह ज़रूरत पड़ती थी उसमें, तो उन चीज़ों को हटाने के लिए एक फैसिलिटेटिंग टर्म लोन्स का प्रावधान लाने की कोशिश करी जा रही है, जो आपको जल्द ही देखने को मिलेगी आफ्टर दिस इम्प्लीमेंटेशन। और जाकि वो अपने मशीनरी को परचेज कर सकें, इक्विपमेंट को परचेज कर सकें बिना किसी कोलैटरल या थर्ड पार्टी गारंटी के, और एक क्रेडिट गारंटी स्कीम जो होगी वो इंट्रोड्यूस इसमें हो जाएगी। ठीक है, ये सारे स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज जो हमारे छोटे और लघु और मध्यम उद्योग हैं उनके लिए सहायक होगा। ठीक है, एक न्यू असेसमेंट मॉडल लाया जा रहा है एमएसएमई क्रेडिट के लिए, जिसमें पब्लिक सेक्टर जो भी आपके बैंक है ना, वो इन हाउस कैपेबिलिटी को डेवलप करने की कोशिश करेंगे, ताकि एमएसएमई को वो क्रेडिट हो सके, ताकि वो एक्सटर्नल असेसमेंट पर रिलाई ना करें, जैसे थर्ड पार्टी किसी हम जब बात करते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, तो वहाँ भी वही चीज़ है। आप याद करिए उस फाइनेंशियल इंक्लूजन के टॉपिक को, वहाँ भी यही चीज़ है कि जो गरीब किसान है वो लोन ले रहा है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लोन ले, ताकि अगर एनपीए भी हो वो लोन, तो उसके रिकवरी के लिए उसे समय मिल सके, गवर्नमेंट भी एक स्टैंडिंग टर्म्स में ला सके, कुछ कर्जा माफ़ हो सके या वो चीज़ें। मगर अगर आप किसी प्राइवेट इंडिविजुअल या किसी ऐसे फर्म से लेते हैं जो प्राइवेट है, तो वहाँ चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं, उनके टर्म्स एंड कंडीशन थोड़ी जनरली हार्श रहा करती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्रेडिट सपोर्ट टू एमएसएमई ड्यूरिंग द स्ट्रेस पीरियड। तो न्यू मैकेनिज्म के बारे में बात करी गई, ताकि एक कंटिन्यूएशन हो सके बैंक क्रेडिट का, फैसिलिटेशन हो सके बैंक क्रेडिट का एमएसएमई सेक्टर को, जो एक स्ट्रेस पीरियड आता है। ठीक है, स्ट्रेस पीरियड आता है जब आप इसको एक गेस्टेशन पीरियड भी कह सकते हैं, जब चीज़ें लगाई जा रही हैं, अभी प्रॉफिट आना शुरू नहीं हुआ है, तब की बात है। मुद्रा लोन्स को भी कहा गया है इसके अंतर्गत कि 20 लाख तक के लोन्स मिला करेंगे, जो अभी 10 लाख थे एंटरप्रेन्योर्स को जो अवेल होते थे, और प्रीवियस लोन जो भी आपके पेड हुए थे। ठीक है, तो इसको जो है बढ़ा करके 10 से 20 लाख कर दिया गया। तो एमएसएमई के लिए सरकार ने काफ़ी कुछ किया, जो मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छी परियोजनाओं में से एक लग रहा है, जो प्रायोरिटी इसको रखी गई है, काफ़ी अच्छा रखा गया है। और ये आने वाले समय में जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग है, जो हम चाइना के साथ कम्पीट कर रहे हैं, हम काफ़ी अच्छे से उन्हें टक्कर दे पाएंगे, और हो सकता है अगले 2-3 डेकेड्स में हम आगे भी जा पाएँ। अब बात करते हैं इन्हांस स्कोप की, जो मैंडेटरी हो गई है बोर्डिंग में। जो टर्नओवर थ्रेशोल्ड होता था बायर्स का, जो मैंडेटरी होता था इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, उसको 500 करोड़ से 250 करोड़ पे रिड्यूस कर दिया गया। ठीक है, तो ये भी एक थोड़ा कंसेशन जैसी एक अच्छी चीज़ है। ओके, कुछ डिटेल्स हैं जिनको एक्सप्लेन करना उतना ज़रूरी नहीं है, तो वो आप स्क्रीन पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता चलूँगा, क्योंकि नोट्स के भी आप एक नोट्स बनाते हैं जो फाइनल रिवीजन होता है, वो डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा, आप स्क्रीन पॉज करके चीज़ों को पढ़ सकते हैं। ओके, एक ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब की बात करी जा रही है, जो सेटअप होगा पीपीपी, हमारा जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, ये भी सिलेबस का डिट्टो पॉइंट है। ठीक है, जो एमएसएमई के लिए बनाया जाएगा, और जो ट्रेडिशनल हमारे आर्टिशियंस होते हैं, ताकि वो अपना प्रोडक्ट बेच पाएँ इंटरनेशनल मार्केट में। जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट होता है, उसी को समझिए इंटरनेशनलाइजेशन उसका एक प्रकार से हो रहा है, ताकि जैसे मधुबनी पेंटिंग है, गंधारा आर्ट है, या कुछ भी और लोकल ट्रेडिशंस होते हैं, कांजीवरम की साड़ी है, कुछ भी है जो वहाँ को डिफाइन करता है उस लोकेलिटी को, उसको इंटरनेशनल मार्केट जब तक नहीं मिलेगा, उसे रिम्यूनरेटिव प्राइसेस कैसे मिलेंगे, और बेहतर प्राइसेस कैसे मिलेंगे, कम्पीट कैसे वो करेगा। और बिल्कुल हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स में जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं अलग अलग फील्ड में, ये कम्पीट कर सकते हैं बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड से, ये कुवत है इनकी। ओके, और कुछ मेजर्स बनाए जा रहे हैं ताकि प्रमोशन हो सके मैन्युफैक्चरिंग और जो सर्विसेज इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं, जैसे और 12 इंडस्ट्रियल पार्क्स जो हैं वो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के तहत सैंक्शन करे जा रहे हैं। जैसे एक आपका
चेन्नई बेंगलोर वाला है, विशाखापट्टनम चेन्नई वाला है, उसी तरह और 12, ताकि एक ये कॉरिडोर जो बने मैन्युफैक्चरिंग का, इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सके। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो भारत अभी लैक कर रहा है कहीं ना कहीं चाइना के कंपैरिजन में, उसको एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा इससे, है ना। और एक इन्वेस्टमेंट की बात करी जा रही है जो प्ले एंड प्लग मॉडल पे काम करेगा इंडस्ट्रियल पार्क में, ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चरल जो है वो 100 शहरों के अंदर कंप्लीट कर सके, जिसमें प्राइवेट सेक्टर और जो स्टेट है वो मिलकर काम करेंगे, ताकि उनका जो टाउन प्लानिंग स्कीम्स है उसके मदद से उसको और बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके। जैसे जमशेदपुर, आप जानते हैं टाटा, वो क्या प्लांट सिटी है, तो वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम या कुछ भी आप देखेंगे, झारखंड में जो शहर है टाटा जमशेदपुर, बहुत प्लांट सिटी और बहुत ही अच्छा उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, प्राइवेट सेक्टर का स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन और चीज़ें उस तरीके से हुई हैं, है ना। अब अगर रेंटल हाउसिंग की बात करें तो डॉर्मेट्री टाइप एकोमोडेशन जो होगा इंडस्ट्रियल वर्कर को, वो भी इसी के तहत फैसिलिटेट करा जाएगा BBB मॉडल के थ्रू, जिसमें वायबिलिटी गैप फंडिंग सपोर्ट भी होगा और कमिटमेंट होगा जो एंकर इंडस्ट्री होंगी उनके तरफ से, ताकि उन्हें एक सस्ते दाम पे घर मिल सके, 1 BHK 2 BHK जो भी काम करने वाले लोग हैं, और वहीं पे वो सेटल रहेंगे, उसी कारखाने में वो काम करेंगे अलग अलग लेवल पे। जैसे अगर हम क्लर्क्स की बात करें, कुछ प्यून्स की बात करें, ग्रुप बी हो गए, ग्रुप ए हो गए, तो उस तरह से फैसिलिटी भी रहेगी, अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम हुआ करेंगे उसके, जैसे अभी प्रावधान है। तो इन चीज़ों को लेकर के भी एक अच्छा बनाया गया। देखिए ओवरऑल जो विज़न है ना, उसमें जो टाउन प्लानिंग है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आप अगर उसे वहीं फैसिलिटी दे देंगे कम दामों पे रहने की, और वो वहीं पे चीज़ें खरीदेगा, वहीं पे रहेगा, वहीं काम करेगा, तो टाइम एनर्जी काफ़ी कंज्यूम कम होगा उसका, जो वर्क में उसकी प्रोडक्टिविटी इफिशिएंसी को कहीं ना कहीं बढ़ाएगा। तो वन ऑफ द क्रिटिकल, और वो कहते हैं ना वाटरशेड मूवमेंट हो सकता है ये हमारे मैन्युफैक्चरिंग डोमेन में, जो भी गवर्नमेंट का अभी तक का विजन रहा है उसके आगे, ठीक है। ओके, शिपिंग इंडस्ट्री में कुछ बात करी जा रही है, जैसे ऑनरशिप हो गया, लीजिंग हो गया, और फ्लैगिंग रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने की बात हो रही है, ताकि हम एक इम्प्रूवमेंट ला सकें जो इंडियन शिपिंग इंडस्ट्री का शेयर है वर्ल्ड वाइड, और एक जनरेशन भी हो रोज़गार का इसके तहत, है कि नहीं। और जो क्रिटिकल मिनरल मिशन है उसमें भी एक डोमेस्टिक प्रोडक्शन को सेटअप कर सकें, क्रिटिकल मिनरल्स की रिसाइकलिंग का एक प्रोसेस शुरू हो, ताकि जो ये चीज़ें हैं इन्हें बढ़ोतरी मिले, हम compete कर सकें इंटरनेशनल मार्केट में, और जो ओवरसीज़ हैं क्रिटिकल मिनरल एसेट्स का, उनका भी हम एक्विजिशन कर सकें बिडिंग करके। तो शिपिंग इंडस्ट्री के लिए ये सब चीज़ें की जा रही है, ठीक है। अगर हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एप्लीकेशंस की बात करें तो क्रेडिट और ई-कॉमर्स, एजुकेशन, हेल्थ, लॉ, जस्टिस, लॉजिस्टिक, MSME, सर्विस डिलीवरी, अर्बन गवर्नेंस, हर जगह इनको लाया जा रहा है। जो इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स हैं इकोसिस्टम के लिए, उसको डेवलपमेंट करा जा रहा है, उसको फ्लॉस्टर करा जा रहा है, और आउटकम्स को इम्प्रूव करने के लिए जो है हमारे IBC, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, उनको अचीव करने के लिए कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी, टाइमली प्रोसेसिंग और बेटर ओवरसाइट हर स्टेक होल्डर को मिल सके, इसकी भी कोशिश इस स्कीम के थ्रू की जा रही है। और वॉलंटरी क्लोजर जो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का, उसके तहत भी बजट में एक चीज़ें मेंशन करी गई हैं। जो सर्विसेज हैं सेंटर की, जो प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉरपोरेट एग्जिट का एक फॉर्म बना हुआ है, उसके तहत उसे एक्सटेंड करा जाएगा वॉलंटरी क्लोजर के लिए, ताकि उनका जो क्लोजर टाइम है वो कम हो सके, और जो नेशनल कंपनी है लॉ ट्रिब्यूनल्स की या डेप्ट रिकवरी की, उसमें भी और एडिशनल ट्रिब्यूनल्स को जो है वो इस्टेब्लिश करा जाएगा। ओके, प्रायोरिटी 5 की अगर हम बात करें अर्बन डेवलपमेंट की, तो इसको समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप आप अपने कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे, चीज़ों को नोट कर रहे होंगे अपने वर्ड्स में, ठीक है। और इसमें शुरू करते हैं। सिटीज़ एज ग्रोथ हब्स, वर्किंग जो होगा स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर के, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो फैसिलिटेट करना चाहेगी सिटीज़ को एज अ ग्रोथ हब, और ये अचीव होगा इकोनॉमिक और ट्रांजिट प्लानिंग के थ्रू। एक ऑर्डरली डेवलपमेंट होगा, जो पेरिफेरल सब अर्बन एरियाज़ हैं, जो टाउन प्लानिंग की स्कीम्स है उसको यूटिलाइज़ करके। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ अगर एक कैपिटल है, तो आपने नाम सुना होगा कि जैसे NCR नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली NCR, वैसे ही स्टेट कैपिटल रीजन SCR की भी बात हो रही है लखनऊ के आसपास जैसे हो रहा है वो। तो इससे क्या है, जो सब अर्बन एरियाज़ है ना, उनको एक अलग पहचान मिलेगी। जैसे आपने देखा NCR बनने के पहले गुरुग्राम जो था वो क्या था, और आज गुरुग्राम में कितना डेवलपमेंट है, कितनी तरक्की है, कितनी खुशनसीबी है लोगों की वहाँ पे जो रह रहे हैं, है ना। तो यही होता है इसका फ़ायदा, और उसी मॉडल पे सारे स्टेट कैपिटल्स में भी ये चीज़ें की जा रही हैं। ओके, सो एक क्रिएटिव डेवलपमेंट
रीडेवलपमेंट की बात करी जा रही सिटीज़ की, जिसमें क्रिएटिव ब्राउनफील्ड रीडेवलपमेंट हो, जो एग्जिस्टिंग सिटीज़ हैं उनका एक ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट हो सके। और गवर्नमेंट भी एक कोशिश करेगी एक स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क लाने की, ताकि पॉलिसीज़ को अच्छे से ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करा जा सके। एक मार्केट बेस्ड स्कीम मैकेनिज्म हो, रेगुलेशन हो फॉर चेक्स एंड बैलेंसेस, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी का भी ये बात है, तो इसको आप गवर्नेंस वाले पोर्शन में भी लिख सकते हैं, जो डेवलपमेंट वाले सेक्टर से कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है। ओके, बाकी और भी डिटेल्स हैं कुछ कुछ आप देख सकते हैं, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट की, अर्बन हाउसिंग की, ठीक है, और वाटर सप्लाई की भी कुछ बातचीत है यहाँ पे। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स हैं, आप वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हैं। ओके 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 कुछ स्ट्रीट मार्केट्स की बात करी जा रही है, जैसे पीएम की जो स्वनिधि स्कीम है उसकी सफलता के बाद, जिसमें बहुत सारे लाखों स्ट्रीट वेंडर्स का उससे ट्रांसफॉर्मेशन ही उनके लाइफ में इम्प्रूवमेंट हुई है। क्योंकि तो जो न्यू स्कीम है वो 100 वीकली हार्ट्स को प्रमोट करेगी, जिसमें स्ट्रीट फूड हब्स जो होंगे वो अगले 5 साल में सिटी के हिसाब से उसको प्रमोशन किया जाएगा, ठीक है। जैसे आपने दिल्ली में स्ट्रीट फूड के लोग शौकीन है, हर जगह होते हैं, तो उनको एक नाम मिलेगा, एक पहचान मिलेगी, और चीज़ें जो है वो फॉर्मलाइज हो सकेंगी, ताकि उनको इनकम जनरेशन उनका बढ़ सके, चीज़ें फॉर्मलाइज हो तो उनको मार्केट मिले, लोग पहचाने, है ना।